वेलकम दोस्तों, मैं योगेश खोरवाल आप सभी के लेके आया एक नया वीडियो जो आधारित है 30 जुलाई 2020 दिल्ली करंट अफेयर्स विथ फैक्ट्स। तो दोस्तों, यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में दिल्ली करंट अफेयर्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियोस के अपडेट जल्दी ही मिलते रहे। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो पहला जो टॉपिक होगा, तो दोस्तों जो पहला जो टॉपिक है वो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक हर वर्ष प्रत्येक वर्ष ये बैठक होती है। किसकी? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं कि इस बैठक में बैंक के भविष्य को प्रभावित करने वाले अहम फैसले लेने के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नेंस मुलाकात करते हैं, यानी बैंक को किस प्रकार और अधिक डेवलप किया जाए। तो इसके बैठक से जुड़ा महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे इस पॉइंट के तहत। तो AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की इस वर्ष की बैठक में होने वाले विचार विमर्श में AIIB के अध्यक्ष के चुनाव सहित कई आधिकारिक कार्य और AIIB 2030 एशिया के विकास में सहायक अगला एक दशक विषय वस्तु पर होने वाली राउंड टेबल जैसे मुद्दे शामिल थे। इस बैठक में कौन से मुद्दे शामिल थे? AIIB 2030 एशिया के विकास में अगला एक दशक विषय वस्तु पर होने वाले राउंड टेबल जैसे मुद्दे शामिल थे। तो अगला पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक में भारत ने AIIB से कुछ अपेक्षाओं का उल्लेख किया है जिनमें वित्त पोषण के नए साधनों की पेशकश, निजी क्षेत्र से वित्त पोषण जुटाना, SDG 2030 को हासिल करने के लिए सामाजिक आधारभूत ढांचे के लिए वित्त पोषण उपलब्ध कराना और कोविड-19 संकट से उबरने की प्रतिक्रिया में जलवायु लचीली और टिकाऊ ऊर्जा वाले बुनियादी ढांचे के विकास का एकीकरण शामिल है। इस बैठक के अंदर ये भी एक मुद्दा था भारत के द्वारा, और भारत ने इस बैंक को क्षेत्रीय उपस्थिति दर्ज कराने का भी सुझाव दिया है जिससे प्रभावी परियोजना प्रबंधन कार्यान्वयन में सहयोग मिलेगा, उसको एक सहयोग मिलेगा। अब बात करते हैं AIIB क्या है। AIIB की फुल फॉर्म एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में क्या है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना 2016 में हुई और कहाँ हुई? बीजिंग में। कहाँ हुई? बीजिंग नामक स्थान पर, यह एक देश है बीजिंग, वहाँ इसकी स्थापना हुई। अब बात करते हैं इसके बारे में आगे और। तो AIIB का उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है, उसको डेवलप करना है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में चीन की हिस्सेदारी कितने परसेंट है? 30.34% है, जबकि भारत की कितनी है? 8.4% हिस्सेदारी के साथ भारत दूसरे स्थान पर है और चीन 30.84% पर चीन फर्स्ट स्थान पर है और तीसरे स्थान पर रूस हैं और चौथे स्थान पर जर्मनी है। AIIB में सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था बोर्ड ऑफ गवर्नेंस शासक मंडल है जो प्रत्येक देश के एक प्रतिनिधि द्वारा बनी है। प्रत्येक देश का एक कैंडिडेट उसके अंदर उपस्थित रहता है। AIIB के सदस्य न सिर्फ एशिया प्रशांत के क्षेत्र बल्कि लगभग विश्व के हर कोने में इसके सदस्य देश हैं। अमेरिका, जापान विरोध के बावजूद अमेरिका के अधिकांश सहयोगी जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, दक्षिण कोरिया आदि ने इसकी सदस्यता ग्रहण की है। किसकी? AIIB बैंक की। अब बात करते हैं चौथे अखिल भारतीय बाघ अनुमान की विस्तृत रिपोर्ट। तो दोस्तों, ये हाल ही में बाघ दिवस के विश्व बाघ दिवस जो कि 29 जुलाई को मनाया जाता है उसके आधार पर है।
ये हमारा अगला पॉइंट है। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चर्चा का कारण क्या है? तो चर्चा का कारण हम जानते हैं कि तो हाल ही में पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बाघों की गणना पर एक विस्तृत रिपोर्ट चौथे अखिल भारतीय बाघ अनुमान की विस्तृत रिपोर्ट जारी करते हुए कि बाघ प्रकृति का एक असाधारण हिस्सा है और भारत में इनकी बड़ी संख्या प्रकृति में संतुलन को दर्शाती है। इनकी संख्या में वृद्धि ये किसको दर्शाती है? तो बाद में बात करते हैं बाघों की गणना के विस्तृत रिपोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दिस रिपोर्ट। तो कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण होने के कारण अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चक्र को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। कौन से अनुमान? 2018 के अनुमान, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के तहत इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। और बाघों की गणना पर जारी इस विस्तृत रिपोर्ट में पूरे भारत में स्थानिक अध्यावास और घनत्व के संदर्भ में बाघों की स्थिति का आकलन किया गया है। अब बात करते हैं भारत में बाघों की स्थिति पर जारी विस्तृत रिपोर्ट में पिछले 3 सर्वेक्षणों 2006, 2010 और 2014 से प्राप्त जानकारी की तुलना में देश में बाघों की संख्या के रुझान का अनुमान लगाने के लिए 2018-19 के लिए सर्वेक्षण मिली जानकारी से की गई है। और इसमें 100 किलोमीटर के दायरे में बाघ की स्थिति में बदलाव के लिए जिम्मेदार संभावित कारकों की जानकारी के साथ वास्तविक परिदृश्य, बाघों के उपनिवेश और के विलुप्त होने की दर के बारे में भी विशेष रूप से जानकारी दी गई है कि क्यों विलुप्त हुए उनकी दर और उनके विशेष रूप से जानकारी, उनके विलुप्त होने की जानकारी। रिपोर्ट में बाघ आबादी वाले प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ने वाले निवेश स्थानों की स्थिति का मूल्यांकन किया गया है और वैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है जिन्हें हर हाल में संरक्षण की आवश्यकता है, कंजर्वेशन की आवश्यकता है। उन स्थानों की रिपोर्ट में प्रमुख मांसाहारी जानवरों के बारे में जानकारी दी गई है और उनके विचरण क्षेत्र और सापेक्ष बहुतायत के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं लीडार के बारे में। LIDAR पर आधारित सर्वेक्षण तकनीकी का उपयोग इसके ऊपर किया गया है। लीडार लेजर प्रकाश से लक्ष्य को रोशन करके एक सेंसर के साथ प्रतिबिंब को मापने के जरिए दूरी को मापने की एक विधि है जो क्या है? लीडार लेजर प्रकाश के द्वारा इसको मापा जाता है। अब बात करते हैं चौथे अखिल भारतीय बाघ अनुमान की विस्तृत रिपोर्ट में निम्नलिखित मायने में ये अद्वितीय है। क्या है? अद्वितीय है। तो कौन से मामले हैं? तो पहला जो है वो है सह शिकारियों और अन्य प्रजातियों के जानवरों के बहुतायत सूचकांक तैयार किए गए हैं जिन्हें अब तक सिर्फ रहने भर तक सीमित किया गया है। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं। सभी कैमरा लगे इलाकों में बाघों का लिंगानुपात पहली बार ज्ञात किया गया है। बाघों की आबादी पर मानव जनित प्रभाव का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है इस रिपोर्ट के अंतर्गत। अब बाघ अभयारण्यों के भीतर बाघों की मौजूदगी का पहली बार इसके अंदर प्रदर्शन किया गया है। तो देखते हैं अगला जो पॉइंट है वो है बाघों की संख्या से जुड़े तथ्य। तो वर्तमान में टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी 1923 है जो कि भारत की कुल बाघ आबादी का 65% है। कितने परसेंट है? 65% है। और कितने? 1923। रिपोर्ट के अनुसार बाघों के राज्य वार वितरण में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ 526, इसलिए कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है MP मध्य प्रदेश, इसके बाद कर्नाटक 524 के साथ दूसरे स्थान पर और 442 के स्थान बाघ की संख्या के आधार पर उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है, कर्नाटक दूसरे और मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है 526 बाघों के आधार पर। और 2018-19 के लिए टाइगर रिजर्व में बाघों की जनसंख्या के अनुमान के अनुसार जिम कार्बेट ये एक
उद्यान में सर्वाधिक 231 बाघ, कितने 231 बाघ हैं। और उसके उपरांत कर्नाटक के नागरहोल और बांदीपोर में है क्रमशः 127 और 126 बाघ। नागरहोल में 127 और बांदीपोर में 126। और रिपोर्ट के अनुसार असम के काजीरंगा उद्यान में और मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में 104 बाघ दर्ज किए गए हैं। और देश में 50 टाइगर रिजर्व में से 3 रिजर्व, मिजोरम का डंपा रिजर्व, पश्चिम बंगाल का बक्सा और झारखंड का पलामू रिजर्व में कोई बाघ अब नहीं बचा है। वहां पर बाघों की संख्या कितनी है? 0 है। कितनी है? 0 है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020 पर जो हाल ही में चर्चा में है, तो उसकी चर्चा किस लिए की जा रही है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल, कौन है? रमेश पोखरियाल, जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, निशंक द्वारा डिजिटल माध्यम से डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। और रिपोर्ट के प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। यह तो देखिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए जो विशेषताएं हैं इंपॉर्टेंट वो है, पहली जो ये रिपोर्ट में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा घर पर बच्चों के लिए सुलभ और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने और उनके सीखने के क्रम में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अपनाए गए अभिनव तरीकों की विस्तृत व्याख्या करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। रिपोर्ट को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों के परामर्श से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के डिजिटल शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किया गया है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने शिक्षा को एक व्यापक कार्यक्रम के रूप में परिकल्पित किया है, जिसका लक्ष्य प्री नर्सरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं तक स्कूलों के व्यापक स्पेक्ट्रम में डिजिटल शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है। अब बात करते हैं जो प्रमुख जो स्पेशल डिजिटल पहले हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो मानव संसाधन विकास मंत्री ने शिक्षकों, विद्वानों और छात्रों को सिखाने की उनकी ललक में मदद करने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की, जैसे दीक्षा मंच, स्वयं प्रभा टीवी चैनल, ऑनलाइन MOC पाठ्यक्रम, ऑन एयर शिक्षावाणी, दिव्यांगों के लिए ऑन iOS द्वारा विकसित डेजी ई पाठशाला, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज NROER और की इनकी राष्ट्रीय रिपोजिटरी, टीवी चैनल, ई लर्निंग पोर्टल, वेबिनार, चैट समूह और पुस्तकों के वितरण सहित राज्य केंद्र सरकारों के साथ अन्य डिजिटल पहले इन्होंने चलाई हैं। अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख डिजिटल पहले। तो राज्य सरकारों द्वारा की गई कुछ प्रमुख डिजिटल पहलों में राजस्थान में इस्माइल सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, जम्मू में प्रोजेक्ट होम क्लासेस, छत्तीसगढ़ में पढ़ाई तुम्हार द्वार आपके द्वार पर शिक्षा, पढ़ाई आपके द्वार पर, तो पढ़ाई तुम्हार द्वार, दिल्ली में NCT का अभियान बुनियाद, केरल का अपना शैक्षिक टीवी चैनल, हाईटेक स्कूल प्रोग्राम, ई विद्वान पोर्टल और साथ ही मेघालय में शिक्षकों के लिए मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम शामिल है। उन्नयन बिहार पहल के तहत बिहार सरकार ने छात्रों के लिए मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय शुरू किया है। असम ने कक्षा 6 से 10 के लिए असम विद्या मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, 20वां विद्या। उत्तराखंड संपर्क बैंक ऐप का उपयोग कर रहा है। संपर्क बैंक ऐप जिसमें माध्यम से प्राथमिक स्कूल के छात्र एनिमेटेड वीडियो, ऑडियो, वर्कशीट, पहेलियां आदि का उपयोग कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश ने टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किए हैं, जो एक निःशुल्क मोबाइल ऐप है जो छोटे बच्चों के माता पिता 3 से 8 साल को बाल विकास के ज्ञान और व्यवहार को सीख देते हैं। तेलंगाना में कोविड संकट के दौरान शिक्षकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है।
अब बात करते हैं दूरस्थ शिक्षा की सुविधा के लिए नवीन मोबाइल ऐप और पोर्टल। कुछ राज्यों ने दूरस्थ शिक्षा की सुविधा के लिए नवीन मोबाइल ऐप और पोर्टल लॉन्च किए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश ने टॉप पेरेंट ऐप, उत्तराखंड ने संपर्क बैंक ऐप, विश्वविद्या असम मोबाइल एप्लीकेशन, बिहार विद्या वाहिनी ऐप और मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय, चंडीगढ़ फिनिक्स मोबाइल एप्लीकेशन, महाराष्ट्र लर्निंग आउटकम स्मार्ट क्यू मोबाइल ऐप, पंजाब आई स्क्वेला लर्न मोबाइल एप्लीकेशन, सिक्किम एडुकेट ऐप, त्रिपुरा एम्पावर यू शिक्षा दर्पण, उत्तर प्रदेश टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया है। वर्तमान में बच्चों के लिए चिंपल, मैथ्स मस्ती और गूगल बोलो जैसे 3 बेहतरीन एडुटेक ऐप हैं। शिक्षा के माध्यम के रूप में व्हाट्सएप का इस्तेमाल शिक्षा के रूप में किस प्रकार किया गया है, तो राज्य भी शिक्षा के माध्यम के रूप में व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं और शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों को जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो कि निम्न है। ओडिशा शिक्षा संयोग, राजस्थान हवामहल खुशनुमा शनिवार मिशन प्रेरणा ई पाठशाला, उत्तर प्रदेश हिमाचल कोरोना थोड़ी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। अब बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020। यह हाल ही में चर्चा में क्यों है, तो दुनिया भर में कोरोना संकट के बीच विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जा रहा है। तो भारत में इसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए सांसदों के दूसरे ई सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का विषय था कोविड-19 के समय अपने लीवर को सुरक्षित रखना। तो इसके बाद बात जानते हैं क्या है हेपेटाइटिस। तो दोस्तों, मेरे द्वारा बताया जाने वाला डेली करंट अफेयर्स यूपीएससी एग्जाम और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और मैं इन करंट अफेयर्स को बहुत ही फैक्ट्स के साथ बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप इसका उपयोग अपने यूपीएससी एग्ज़ाम में के मेंस एग्ज़ाम में कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। अब बात करते हैं हमारा क्या है हेपेटाइटिस क्या है। तो हेपेटाइटिस एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसमें संक्रमण के कारण लीवर में सूजन आ जाती है, जिस वजह से लीवर का काम प्रभावित हो जाता है, लीवर भी खराब हो जाता है। हेपेटाइटिस वायरस के 5 मुख्य प्रकार A, B, C, D, E ये सभी यकृत को प्रभावित करने वाले अलग अलग प्रकार से प्रभावित करते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनुमानों के अनुसार वायरल हेपेटाइटिस से 2015 में वैश्विक स्तर पर 1.34 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है। तो 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख लोग। तो 1.3 में आप देख लो कितने लोग होंगे। तो भारत में लगभग 4 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी से 0.6 और 1.2 करोड़ लोग हेपेटाइटिस सी से पीड़ित हैं। गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा विस्तारित सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस बी के कारण टीकाकरण का भी समावेश किया गया है। अब बात करते हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है लोगों को जागरूक करने के लिए। इस वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम क्या थी, हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य है। हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य है, जिसमें माता और नवजात शिशुओं में हेपेटाइटिस बी को रोकने पर जोर दिया गया है। WHO के सदस्य राज्यों द्वारा 2016 और 2030 के बीच नए हेपेटाइटिस संक्रमणों को 90% तक कम करने और इसमें होने वाली मौतों को 65% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट शेयर ज़रूर करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियोस के अपडेट जल्द ही मिलते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों।